जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है वो है इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म भी मानी जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मीनिंग देखो, जैसे मैं याद करवा रही हूँ आप वैसे कवर करना। ठीक है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। तो एक तरह से इंक्रीज़ होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जो सर्विसेज हम लेते हैं, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती है वो रिड्यूस होती है इन्फ्लेशन में। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई हैं, एक तो है जनरल इंक्रीज किस में, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, जो कि रिड्यूस कर देता है परचेजिंग पावर ऑफ द मनी को। परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी चीज़ को खरीदने की, एबिलिटी टू बाय समथिंग। ठीक है, अभी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे कि देखो मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं उससे 10 चॉकलेट्स खरीद सकती थी। पर जब इन्फ्लेशन हो गई, मतलब जनरल इंक्रीज हो गया गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में, तो मेरे पास 100 रुपया तो है पर मैं इसे सिर्फ 7 चॉकलेट्स ही खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो सेम मनी है जहाँ से मैं कम गुड्स को खरीद रही हूँ। अभी जैसे हमारे पास चीज़ें होती हैं, फूड हो गया, पेट्रोल, क्लोथ्स हो गया, तो इनका जब प्राइस इंक्रीज करता है तो जो वैल्यू ऑफ मनी होती है, वैल्यू ऑफ मनी, तो वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब सिर्फ इन्फ्लेशन याद रखना, तो डिफ्लेशन इसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज और रिड्यूस टर्म, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये टर्म्स याद रखनी है। तो अभी जो इन्फ्लेशन होती है हम उसे दो तरीके से देखते हैं। तो पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इसका कारण क्या होता है, जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ये इंक्रीज कर जाए फास्टर देन सप्लाई। अभी देखो, अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है, ठीक है, हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी इकोनॉमी में, हमारे सराउंडिंग में सप्लाई होती है चीज़ों की। अभी ये क्या कह रहे हैं कि फास्टर वर्ड यूज़ कर रखा है। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो इतनी जल्दी इंक्रीज कर रही है, उतनी सप्लाई भी नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो ये एक तरह से लाइन है जो आपने याद रखनी है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए की जाती है। अभी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अभी प्राइस कम होएगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अभी देखो इस डायग्राम से देखो, जब किसी चीज़ की कीमत 25 रुपये थी, ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ का साइन डाल लेना, 25 रुपये थी, तो मैं 3 क्वांटिटी खरीद रही थी। ठीक है, बट जब उस चीज़ की जो प्राइस है वो 50 हो गया, तो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ क्वांटिटी 2 ही खरीदती हूँ। अगर 100 रुपीज़ हो गया तो मैं क्या करती हूँ, 1 क्वांटिटी खरीद रही हूँ। मतलब जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है उसकी क्वांटिटी मैं कम कर रही हूँ। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व शो कर रखी है यहाँ पे। जो कर्व है वो एक तरह से नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि बहुत सारे लोग कहना शुरू कर दे कि भाई हमें कार खरीदनी है, बट कंपनीज जो होती हैं ना वो लिमिटेड कार्स ही प्रोड्यूस करती हैं। तुम लोगों को देखने में लगता है कि अनलिमिटेड गाड़ियाँ होती हैं, पर नहीं, वर्ल्ड के लेवल पर देखें ना तो बहुत कम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस ऑफ कार है वो वहाँ पे जब लिमिटेड कार्स होंगी तो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि जो डिमांड है वो पुल कर रही है इन्फ्लेशन को, ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश करती है इन्फ्लेशन को। अभी जो इन्फ्लेशन है वो उसका कारण क्या है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए और जो सप्लाई है वो कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन है वो एक्सपेंसिव हो रही है, महंगी हो रही है प्रोडक्शन। तो अभी यहाँ पे सप्लाई कब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखेगा। जो डिमांड होती है ना हम उसे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सप्लाई कर रहे हैं हम तो हम उसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अभी आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है जब हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल वे में देखो, जब कंज्यूमर, ठीक है, मान लीजिए खुद पे सोच के देखो कि मैंने अगर एग्री कर दिया कि हाँ मैं ये पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, और जो सप्लायर है वो जो मतलब सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उस इंसान ने भी एग्री कर दिया कि हाँ मैं इसको इस अमाउंट पे मैं क्या है वो चीज़ दे दूंगा बाय कन्वर्सेशन, तो इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है।
तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स आती हैं, जैसे कि डिफ्लेशन हो गया। तो ये जनरल डिक्रीज होता है इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, जो कि इंक्रीज करते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी को। मैंने बताया था ना इन्फ्लेशन, तो वहाँ पर हम जनरल इंक्रीज कर रहे थे इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। वहाँ पे परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स, गिरावट आती है गुड्स की प्राइस में, तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना। अगर मेनली इन्फ्लेशन ही याद रखोगे तो आप डिफ्लेशन वहाँ से बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर 100 रुपये थे तो वहाँ से मैं 5 किलो राइस खरीद रहा था, बट डिफ्लेशन हो गई तो मैं 100 रुपये में 7 किलो राइस खरीदना शुरू कर दिया। अभी हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन की काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन होता है, प्राइस बहुत जल्दी बढ़ते हैं एंड द वैल्यू ऑफ मनी बहुत जल्दी गिरावट में आती है, तो इसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इसका मेनली रीज़न अगर हम देखेंगे ना, यूजुअली हैपन जब गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप देती है ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस और वॉर। ऐसी अगर एग्जांपल बताऊँ ना, तो जैसे कि जर्मनी था 1923 में, जिम्बाब्वे 2008 में, और वेनेजुएला रिसेंट ईयर्स की बात हो रही। तो इन जो कंट्रीज़ हैं ना, पता क्या किया था कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है या फिर वॉर हो रही है, तो इन्होंने सोचा कि हम बहुत सारी मनी है जो प्रिंट करके बांट देंगे लोगों में, ठीक है। तो उसका जो अफेक्ट होता है ना, उसका बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, छोटी मोटी चीज़ से आपको समझ में नहीं आएगा, जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो आप 10,000 का रेफ्रिजरेटर है जो लेकर आ रहे हो, ठीक है, बट इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारा जो पैसा है वो छाप दिया, हाइपर इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो फिर आपने सोचा कि, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पैसे हैं वो प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि इस टाइम पर रेफ्रिजरेटर है मैं 10,000 में लेकर आ रहा हूँ, बट जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी तो आपके पास मान लीजिए रेफ्रिजरेटर की जो अमाउंट है वो 50,000 हो जाएगी, पर ये जो 50,000 होंगे ना, ये आपके 10,000 के बराबर ही होंगे। तो उसका ये इफेक्ट पड़ जाता है पूरा इकोनॉमी पे, कि आप जितनी मर्जी जो पैसे की प्रिंटिंग कर दो, पर उस चीज़ की वैल्यू उतनी ही रहेगी। बट यहाँ पे क्या होगा कि बस जैसे 10,000 तो आप हाथ में लेके जा रहे थे, तो जो 50,000 है, ठीक है, आपके पास 2-3 जो बंडल हैं वो हो जाएंगे। तो आप ऐसे समझना। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन। ये होता है इट इज़ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन चीज़ है एक्सक्लूड कर देना है फूड और फ्यूल प्राइजेस को, क्योंकि रीज़न ये है कि जब हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस का इंक्रीज़ देखते हैं, ठीक है, उसमें से हम फूड और फ्यूल प्राइजेस को कम कर देते हैं, क्योंकि फूड और फ्यूल जो होते हैं तो इनका जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, वाई एक्सक्लूडेड में प्राइस चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, वोलाटाइल होते हैं तो रिमूव कर दिया जाता है। फिर आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इट इज़ अ टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग ऑल आइटम्स, स्पेशली यहाँ पे फूड और फ्यूल की बात हो रही है। कोर में एक्सक्लूड कर दी थी ये दोनों चीज़ें, यहाँ पे दोनों इंक्लूड हैं, और ये मेज़र करती हैं जो ओवरऑल राइज हुआ है इन द जनरल प्राइस लेवल में। की पॉइंट की बात करूँ तो इंक्लूड कर दी गुड्स एंड सर्विसेज को इन द प्राइस इंडेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ये पढ़ लेना। फिर आती है स्टैगफ्लेशन। अभी देखो, स्टैग्नेशन होता है ना, खड़ी चीज़ की बात करते हैं तो हम, और इन्फ्लेशन दोनों को मिला के बनी है ये स्टैगफ्लेशन, और ये टर्म यूज़ करी गई थी आयन मैक्लॉयड के द्वारा 1968 में। मीनिंग क्या होता है, वो सिचुएशन होती है जहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाती है एट द सेम टाइम। ये 3 वर्ड्स हैं, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट, और ये बैड होती है हमारी इकोनॉमी के लिए। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास डिसइन्फ्लेशन। जब रेट होता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन वही जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, तो उसकी बात हो रही है। डिक्लाइंस ओवर टाइम, जब इन्फ्लेशन कम होनी स्टार्ट हो जाती है, स्लो डाउन होनी। रिलीज कौन करती है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अभी देखो, जैसे 10% रेट था इन्फ्लेशन का, फिर 8% हो गया, फिर 6% हो गया, तो ये डिसइन्फ्लेशन हो रही है। नेक्स्ट आता है स्क्यूफ्लेशन। कॉस्ट ऑफ सिंगल गुड और ग्रुप ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाता है वाइल लेवल ऑफ प्राइजेस ओवरऑल होल्ड स्टेडी। देखो, एक सिंगल गुड है या फिर ग्रुप है गुड्स का, ठीक है, तो वो इंक्रीज करेगी कॉस्ट उनकी,
वाइल जो लेवल है प्राइजेस का वो ओवरऑल वो वहीं पे स्टेबल खड़ा है, तो उसे स्क्यूफ्लेशन बोलेंगे। फिर आता है रिफ्लेशन। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक है वो इंक्रीज़ कर देता है मनी सप्लाई को या स्पेंडिंग को, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके। ठीक है, सिंपल समझाती हूँ कि रिफ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इन्होंने पैसे की सप्लाई बढ़ा देनी है इकोनॉमी में ताकि एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ और हो जाए, तो उसे रिफ्लेशन का नाम देंगे। एक और वर्ड है यहाँ पे बेसिक फैक्ट। अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट, जब इन्फ्लेशन रेट चेंज करता है, बिकॉज रीज़न क्या होता है, प्रीवियस ईयर का जो प्राइस लेवल होता है जिसे हम बेस ईयर मानते हैं, तो वो क्या होता है, वॉज अनयूजुअली हाई और लो होता है। तो गिफन गुड्स होते हैं, एक वेबलन गुड्स होते हैं। ठीक है, जो गुड्स जो चीज़ें होती हैं, तो मैं यहाँ पे मेन बताऊँगी, ये इनएक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं, इतना पढ़ना है। एग्जाम्पल में लिख लेना, राइस, पोटैटोज, ब्रेड, ये बेसिक फूड होता है। जो वेबलन की बात करोगे तो उसे लग्जरी गुड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लग्जरी कार्स, डायमंड ज्वेलरी, एक्सपेंसिव डिज़ाइनर क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। ठीक है, बाकी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेज़रमेंट होती है इन्फ्लेशन की इंडिया में, ये क्या लिखा है, मेज़रमेंट करनी होती है इन्फ्लेशन में। तो हमारे पास एक तो होता है CPI और WPI। तो यहाँ पे देखो, पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये मेज़र करता है कि एवरेज चेंज कितना आया है प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज में। ठीक है, दैट कंज्यूमर्स बाय, जैसे कि हम कंज्यूमर्स हैं, हम चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें जो चीज़ हम खरीद रहे हैं या फिर सर्विसेज हम ले रहे हैं, तो एवरेज चेंज कितना है उनके प्राइस में। एग्जाम्पल की बात करो तो फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो CPI जो होता है शो करता है कि हाउ द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कॉमन पीपल ये चेंज होती है ओवर द टाइम। दूसरा आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये मेज़र करता है एवरेज चेंज कितना आया है प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल बल्क लेवल पे बिफोर रीचिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले कितना एवरेज चेंज आया है होलसेल लेवल पे, तो उसको आप होलसेल प्राइस इंडेक्स कहोगे। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करोगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा। ठीक है, ये वाला हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन मेज़र की जाती है तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ही की जाती है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करोगे तो रॉ मटेरियल, फ्यूल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए, ये शो करता है कि प्राइस चेंज एट द होलसेल मार्केट लेवल पे। सी से याद रखना, देखो कंज्यूमर है तो कॉमन पीपल याद रखना, होलसेल है तो होलसेल मार्केट लेवल याद रखना। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस है, बेस ईयर ले रखा होता है, यहाँ पे 2012 बेस ईयर चलता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे 2011 से 12। तो ये नोट डाउन कर लेना कि हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन मेज़र की जाती है वो बाय CPI होती है। ठीक है, ये कर लेना। और यहाँ पे अगर इंडिसेस की बात करें तो CPI अर्बन होता है, रूरल, कंबाइंड, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, तो इतने सारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आते हैं। यहाँ पे होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स ही होता है। कौन कैलकुलेट करता है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कैलकुलेशन होती है ऑन द मंथली बेसिस, ये भी मंथली बेसिस पे होता है, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। वेटेज की बात करोगे तो ज़्यादा वेटेज होता है फूड आइटम्स को, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को, क्योंकि कंज्यूमर के पास तो ये पहुँचती बाद में है ना, पहले ही ये जो एवरेज प्राइस चेंज होता है वो उसे पता करते हैं। तो कुछ कर्व्स होती हैं जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट करती हैं। तो देखो फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स कर्व होती है कि इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन द इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बेरोज़गारी कम होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो ऐसा इन्वर्स रिलेशनशिप उन्होंने बता रखा है। एक आता है एंजल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक पर्सन की जो इनकम है वो इंक्रीज़ करती है तो जो परसेंटेज होती है इनकम की स्पेंट ऑन फूड वो डिक्रीज़ कर जाती है ऑटोमेटिकली, इवन दो जो टोटल स्पेंडिंग है फूड पे वो इंक्रीज़ करती है। ये दे रखा था लॉ बाय अर्नेस्ट एंजल के द्वारा। अभी एग्जाम्पल समझो। ठीक है, पहले जो इनकम थी वो 10,000 थी। ठीक है, जिसमें से मैं फूड पे 5,000 खर्च कर रही थी। अभी मेरी इनकम हो गई है 50,000। ठीक है, तो मैं फूड पे क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ 8,000 खर्च कर रही हूँ। तो ये समझा रखा है इन्होंने कि जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो जो पैसा मैं फूड पे खर्च करूँगी वो ऑटोमेटिकली कम रहता है टोटल स्पेंडिंग के मुकाबले में भी। अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये वो सिचुएशन है जब एक पर्सन
काम तो करना चाहता है, ठीक है, एबल टू वर्क भी है, बट उसे क्या है, कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स होती हैं आगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, मतलब मैं अभी किसी जॉब को सर्च कर रही हूँ, ठीक है, तब तो उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि अभी तक मैं किसी नौकरी लगी नहीं हूँ, पर मैं जल्दी ही न्यू जॉब है वो ले लूँगी। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तब होती है जब स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी उसमें चेंज आ जाए, किसी टेक्नोलॉजी में, मतलब जैसे पहले क्या था कि कोई काम है वो हाथ से करते थे, तो अभी क्या है, वहाँ पे मशीन्स आ गई हैं, तो वो क्या है, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब इकोनॉमिक रिसेशन और स्लो डाउन का पीरियड चल रहा हो, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल दे रखी है यहाँ पे, रुको एग्जाम्पल, डिमांड थी गुड्स के लिए, उसकी गिरावट आ गई, तो प्रोडक्शन भी तो कमी होगी, तो वर्कर्स का काम भी छूटेगा, क्योंकि अगर बड़े लेवल पे क्या है प्रोडक्शन हो रही थी, अभी लोगों ने वो चीज़ लेनी बंद कर दी, ठीक है, वो कंपनी का काम ही नहीं चल रहा, उसका जो सामान है वो बिक नहीं रहा, तो काम जो वर्कर्स का होगा तो वो भी छूट जाएगा, तो इसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। फिर आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल तो होती है पर सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको फायर क्रैकर्स की बात करूं, जिन्हें बनाने आते हैं, ठीक है, तो अभी दिवाली के टाइम पर ही बनाते हैं फायर क्रैकर, ठीक है। और क्या हो गया, और आप बताना कमेंट सेक्शन में कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और क्या क्या हो सकती है। फिर आती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे एक्चुअली इतनी ज़रूरत तो है ही नहीं, तो कुछ वर्कर्स हैं वो कंट्रीब्यूशन है उनका ज़ीरो, वेरी लिटिल प्रोडक्टिविटी। जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर करने वाले होते हैं, ठीक है, तो कहने में तो होता है कि पूरा परिवार ही खेती कर रहे हैं, पर उसमें से एक्चुअली कितने करते हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जब बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है उनकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। टेक्नोलॉजिकल, जब मशीन्स रिप्लेस कर देती हैं ह्यूमन लेबर को। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन पीपल हैव नो वर्क एट ऑल डिस्पाइट बीइंग, काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं रहा कहीं, तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो ये तो रहा था हमारा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चैप्टर, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।